हेलो स्टूडेंट्स। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जो है पढ़ाई में खूब मन लगाए। पहले बात तो ये, और जो भी क्वेरी इनकी रहे मुझे टेलीग्राम करें और या आप मेल करें। आपको मेल आईडी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होती है आप हमें कॉल करें, क्योंकि आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आज के क्लास में हम कवर करेंगे ये सब टॉपिक जो यहाँ दे रखे हैं हम लोग। आज के क्लास में कवर होगा एक्सपेंस अकाउंट का प्रिपरेशन, लिगेसी क्या होता है उसका ट्रीटमेंट, लाइफ मेंबरशिप फंड क्या होता है उसका ट्रीटमेंट, एंडोमेंट फंड क्या है उसका ट्रीटमेंट, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और उनका डिटेल ट्रीटमेंट करेंगे विथ एग्जांपल्स, और कुछ वेरियस प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के क्लास में ये सब डिस्कस होगा। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंस अकाउंट पर नोटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट नंबर है 7G। नोट नंबर है 7G। ओके, नोट नंबर 7G। प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। हम एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आज बात करेंगे। एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैं आपसे साथ कुछ जनरल रिलेटेड डिस्कस करता हूँ। सुनिए, देखिए ज़रा। से मिस्टर एक्स हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में लिखते जाएं। सब आप जो यहाँ मैं लिखूँ सब कुछ लिखते जाएं, ठीक है। लिखते जाएं, समझते जाएं, सिंक्रोनाइजेशन रखें, ठीक है। सबको साथ में चलेगा। मिस्टर एक्स हैज टू पे रेंट रुपीज़ 5,000 ईच मंथ। उनको हर महीने 5,000 रुपया उनको रेंट देना होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग पहले। ड्यूरिंग द ईयर 2020 ही पेड रुपीज़ 70,000 एज रेंट, ओके। शो हाउ दिस विल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा आपको बताना है। ये कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा आपको बताना है, ओके। अब देखो, सबसे पहले रेंट कितना है, 5,000 पर मंथ है। 2020 में उन्होंने रेंट कितना पेमेंट किया है, 70,000, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि रेंट कितना होगा। हाँ, रेंट फॉर द ईयर इक्वल टू 5,000 इंटू 12, लिखते जाएंगे सब कुछ। आप वेट नहीं करें, हाँ। 60,000, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर,
70,000, उसमें लिखा हुआ भी है फिर भी लिख दिया आपने 70,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले रेंट पेड की एंट्री क्या होगी? रेंट पेड, रेंट पेड की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी कर लो, तो बैंक कर लेते हैं। कितना रुपया? 70,000, 70 दिया, 70,000। नरेशन क्या होता है बेटा इसका? बीइंग रेंट पेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये कब किया पता नहीं, पूरे साल के दौरान चला, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड आया, ईयर एंड आने के बाद ईयर एंड आया, ठीक है। अब ईयर एंड में क्या किया जाएगा वो देखिए। ईयर एंड में क्या किया जाएगा वो देखिए। ईयर एंड में आप उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में जितना कि आपका करंट ईयर का रेंट है, एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यही तो। जितना इस बार का रेंट नहीं वो क्या क्या है? प्रीपेड है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे एडजस्ट करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो सारा कुछ देखते हैं। आइए, एक रेंट का लेजर बना दिया हमने, ये मान लो रेंट का लेजर है, रेंट अकाउंट, ठीक है। अब रेंट के लेजर में हमने लिखा है टू बैंक, कितना? 70,000, ऐसा, टू बैंक 70,000। रेंट का लेजर बनाया, रेंट के लेजर में लिखा टू बैंक 70,000, 70,000। अब देखिए, ये है पीएल, ठीक है। पीएल में क्या होता है? पीएल में जो करंट ईयर का रेंट रहेगा वो जाता है ना। ओके। ये है रेंट प्रीपेड अकाउंट, वही करंट ईयर का रेंट कितना है? 60,000, लेकिन रेंट पेमेंट कितना हुआ है? 70,000। तो ये है रेंट प्रीपेड अकाउंट। उसके बाद ये है बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट, ठीक है। ये कब का बैलेंस शीट है? 31/3 मान लो 2020 का। अब रेंट प्रीपेड कितना है? 2 महीने का रेंट प्रीपेड है, क्योंकि 70,000 पेमेंट किया हमने, सही है। अच्छा, रेंट प्रीपेड की एंट्री क्या होगी? रेंट प्रीपेड की एंट्री क्या होगी? अच्छा, अच्छा, रेंट प्रीपेड की एंट्री होगी रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट, या प्रीपेड रेंट जो बोलते हैं आप, अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 10,000, 5,000 इंटू 2, टू रेंट अकाउंट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ये एंट्री कब होती है? ये एंट्री ईयर एंड में होती है। इस एंट्री के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? जब हमारा रेंट का करंट ईयर का एडजस्टमेंट चालू होता है तो हम एंट्री करते हैं। देखो, खर्चे में कितना जाना चाहिए इस साल? सिर्फ 60,000। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई रेंट प्रीपेड, कितना रुपया? 10,000। अब देखो, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इसमें, ये कहाँ चला जाएगा? पीएल में, बाई पीएल 60,000। रेंट अकाउंट क्लोज हो गया, समझ रहे?
रेंट अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद रेंट प्रीपेड में क्या जाएगा, टू रेंट अकाउंट, कितना रुपया, 10,000। ठीक है, अब ये अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें, ये रेंट प्रीपेड एक पर्सनल अकाउंट है, क्लोज करने के लिए करना पड़ेगा बाई बैलेंस सी डी 10,000। तो रेंट प्रीपेड बंद हो गया, रेंट भी बंद हो गया। अब पीएल में कितना दिखेगा, टू रेंट 60,000, पीएल में टू रेंट 60,000, ऐसा। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, रेंट प्रीपेड, बैलेंस शीट में दिखेगा रेंट प्रीपेड 10,000। ठीक है, रेंट प्रीपेड 10,000। ये पूरा ट्रीटमेंट जो रहा उसका रहा। देखो, सबसे पहले जब भी रेंट पेमेंट करेंगे तो रेंट पेमेंट की नॉर्मल एंट्री होती है बुक्स में, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो क्या करेंगे, जितना रेंट का खर्चा इस बार बुक होना है उसमें से एक्स्ट्रा वाले को हटाएंगे। तो रेंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट हो रहा है, अब कम करना हमें तो क्या करेंगे, उतने रुपये से क्रेडिट करेंगे। इसलिए जो एंट्री है ना, ये वाली रेंट को कम किया गया 10,000 रुपये से, क्योंकि करंट ईयर का रेंट कितना था, सिर्फ 60,000। ठीक है, तो 10,000 प्रीपेड था और 10,000 इसलिए प्रीपेड हमने कम किया। समझ आ रहा अभी? अच्छा, अब रेंट प्रीपेड हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए उसको डेबिट किया। तो रेंट प्रीपेड यानी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह होगा, लेजर्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो यही आउटस्टैंडिंग रहता, सेम सवाल है इसमें, अगर आउटस्टैंडिंग रहता, ठीक है, अगर मैं सेम सवाल कॉपी करूं, हाँ तुम लोग उतार लो, कॉपी कर लो। अगर मैं सेम सेम प्रॉब्लम कॉपी करता हूँ और उसमें बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या चेंज रहेगा उसमें, देखो रेंट पेमेंट कितना किया, 50,000 बस। ठीक है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे अपीयर होगा आपको दिखाना है। क्लियर? क्या बेटा? हाँ, बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर रेंट में, रेंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हमेशा बंद होता है। दो अकाउंट ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, कौन कौन से, पर्सनल और रियल, वही दिखते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट में। रेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, इसको बंद होना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए क्या करना, अगर बाई बैलेंस डी कर देते तो क्या होता है, ये खुला रहता, समझ रहे हैं, ईयर एंड में उसको बंद करना पड़ा। बंद करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, खर्चे को, पीएल में, सारा खर्चा और सारा इनकम ईयर एंड में कहाँ आता है, पीएल में, इसलिए वो बंद होता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, एक्चुअली पढ़ाता नहीं है लोग, समझ रहे ना, टीचर पढ़ा होगा, पढ़ाया नहीं होगा या सिलेबस में नहीं होगा, तो वो क्लोजिंग एंट्रीज रहती है बेटा। तो क्लोजिंग एंट्रीज कहाँ जाएंगी, पीएल में। ठीक है, बंद होने के लिए। और उसके बैलेंसिंग फिगर जो बचेंगे ना, एसेट और एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, वो कहाँ दिखेंगे, बैलेंस शीट में। अब समझ गए? हाँ, तो एक बार इसको मैं तीर ऐसे बना देता हूँ। देखो ये वाला पीएल में चला गया ऐसा, और ये वाला जो है ना, ये रेंट प्रीपेड, ये देखो यहाँ आया है। ठीक है, और फिर ये बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ गया है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म 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 हम्म। हाँ, जैसे आप पूछना क्या चाहते हो बताइए, आप पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, एडजस्ट कहाँ किया क्या, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि 10,000 रुपये इन्होंने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया रेंट प्रीपेड, वो एडजस्ट कहाँ किया। तो देखो मैं क्वेरी लेता हूँ, जैसे जो रेंट पेमेंट किया गया ना, ये देखो 10,000, तो उसकी पहले एंट्री हमने ये कर ली। ठीक है, अब उसका एडजस्टमेंट क्या हो रहा है,
हम रेंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। रेंट अकाउंट के डेबिट में रेंट क्या है, एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, यानी ये इस साइड बढ़ता है और इस साइड घटता है। तो हमें क्या करना था, करंट ईयर का सिर्फ रेंट लेना है। तो इस रेंट अकाउंट में सिर्फ मेरे को 60,000 रुपया चाहिएगा बैलेंस, और कुछ नहीं चाहिएगा, और उसी को हम पीएल में भेजेंगे। तो मेरे को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा एडजस्ट करना पड़ेगा जो आ गया, और वो एडजस्ट कैसे होगा, इस साइड जाकर एडजस्ट होगा। उसको एडजस्ट करने के लिए करना पड़ेगा, रेंट को कम करना पड़ेगा और प्रीपेड रेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंट को कम किया गया और प्रीपेड रेंट को बढ़ाया गया, नया लेजर लेकर आया गया प्रीपेड रेंट के नाम से। तो यहाँ जैसे लिखे हम लोग 10,000 रुपये, तो वो अपने आप क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया, समझ रहे हैं। और फिर प्रीपेड रेंट के लेजर में वो करस्पॉन्डिंग एंट्री उसकी पास हो गई। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ चलाया। अब इसका तो कुछ, इसका भी कुछ बैलेंस बचेगा। तो इसका जो बैलेंस बचा ना, ये क्या है, एसेट अकाउंट है। अब इसका बैलेंस जो बचा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही जाएगा, समझ गए। तो आपके भी क्वेरी सॉल्व हो गई। इन्होंने पूछा था कि रेंट जो प्रीपेड है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो बताइए कैसे एडजस्ट किए आप, वो समझाइए एक बार मेरे को। तो वो समझा दिया हमने, ठीक है। आइए अब देखो, 5,000 रुपये ईच मंथ रेंट है फिर से, और 50,000 का रेंट उन्होंने पेमेंट किया है इस बार। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, फिर से हम वो 2-4 छोटे छोटे लेजर बना लेते हैं और एक बार सीख लेते हैं। आइए, तो एक लेजर हमारा हो गया रेंट अकाउंट। अच्छा, फिर उसके बाद एक लेजर हो गया ये नीचे, उसके नीचे हम ये पीएल बना लेते हैं। हाँ, उसके नीचे हम ये पीएल बना लेते हैं। एक लेजर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद उसके बगल में, अब समझ आ रहा है, गुड। और फिर ये नीचे हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। हाँ, अभी लेजर का नाम क्या रखना है, कुछ नाम कंफर्म है, कुछ नाम कंफर्म नहीं है। देखिए ज़रा, ये तो है रेंट अकाउंट, ये तो आपको भी कंफर्म है, ठीक है। करंट ईयर का रेंट कितना, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि एक बार सब जूम होकर आ जाए। अभी ठीक है, सबको दिख रहा है, ओके। रेंट पेमेंट की एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रेंट में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 50,000, 50,000 का रेंट हमने पेमेंट करा, 50,000 का रेंट हमने पेमेंट करा, तो टू रेंट अकाउंट 50,000 आ गया। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अब हम क्या करेंगे, ईयर एंड में आएंगे, और ईयर एंड में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि करंट ईयर का रेंट कितना हो रहा है। करंट ईयर का रेंट कितना हो रहा है, 60,000, ठीक है। इसका मतलब है पीएल में कितना जाना चाहिए, 60,000 रुपया, ठीक है। तो बाई पीएल कितना रुपया, 60,000 रुपया, ये हो गया। अब देखो, बाई पीएल 60,000 हो गया, और क्या बोल रहे हैं, बाई पीएल 60,000 हो गया। अब क्या होगा, हमने पेमेंट करना था 60, हमने किया कितना, 50, इसका मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये रखना पड़ेगा, और फिर से एडजस्टमेंट एंट्री एक पास करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी जो पास करेंगे हम, देखो वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी रेंट आउटस्टैंडिंग की। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट का खर्चा कितना लेना है हमें, 10,000 लेना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी 60,000 लेना है, तो 50,000 रेंट का खर्चा ले चुके हैं, और रेंट का खर्चा कितना लेना है, 10,000 और लेना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना रुपया हो गया, 10,000। क्लियर है। अब देखो, अब इसका ट्रीटमेंट देखना ज़रा। अब ये रेंट अकाउंट में क्या दिखेगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना रुपया, 10,000, ओके। अब एक लेजर जो बनाएंगे वो रेंट आउटस्टैंडिंग का बनाएंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, और रेंट आउटस्टैंडिंग में क्या दिखेगा, बाई रेंट कितना रुपया, 10,000, ठीक है। अब क्या होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा टू बैलेंस डी, इसलिए इसका बैलेंस हमने क्लोजिंग बैलेंस खींच लिया, और बैलेंस शीट में ये दिख रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग। हाँ हाँ, एक सेकंड, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, हाँ, और ये जो है ये पीएल में चला जाएगा, टू रेंट 60,000। अच्छा, आप इसको बचपन में अगर लेजर के थ्रू नहीं जाए, बचपन में कैसे दिखाते थे आप इसको बचपन में दिखाते थे कुछ इस तरह, ये ऐसे रहता था, वहाँ लिखा 50 और फिर इसमें ऐड किया कितना, 10,000,
ऐसा तो वो क्यों होता था? क्योंकि आप एडजस्टमेंट सिर्फ करते थे, लेजर के थ्रू नहीं जाते थे। अब साल के अंत में लेजर कौन बनाएगा? हमें जोड़ घटा करके उसको बैलेंस को फाइनलाइज करना है ना। तो यहाँ हमने लेजर बना के दिखाया आपको कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। एक बार इसको कॉपी कर लें और दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आउटस्टैंडिंग रहे तो क्या एंट्री होगी और प्रीपेड रहे तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, अब देखो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो ये दिख रहा है यहाँ पर, लाइबिलिटी के तौर पर दिख रहा है। पीएल में जो करंट ईयर का जो जो खर्चा होता है या करंट ईयर का जो इनकम होता है वही आता है। 5,000 रुपये करके 12 महीने आप पेमेंट कर रहे हैं, 5 करके। ठीक है, मान लो पेमेंट नहीं भी किया लेकिन 12 महीने आप यूज़ तो कर रहे हैं, यूज़ करने से खर्चा इनकर हो गया लेकिन आपने पेमेंट तो नहीं किया है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि खर्चा इनकर हो जाए तो बुक्स में लिखो, चाहे वो पेमेंट किए हो चाहे ना किए हो। समझ रहे हैं? ओके, सर्विस प्रोवाइड हो गया। अब ये देखो ये जो ये इधर आया इसका बैलेंस, और ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ये देखो ये दोनों बैलेंस इधर आ गया, देखा आपको। चलो क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आओ। अब आ जाओ, अब यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाना है आप समझो बात। आप लिखो हाउ टू प्रिपेयर। अब आपको समझ में आ गया ना कैसे कौन सा फिगर कहाँ जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, चलो तुम लोग मतलब छोटा छोटा बारीकियां जो है ना अकाउंट्स का सीख रहा होगा अब धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना। तुम लोग अगर मेरे से अकाउंट्स पढ़ लेगा ढंग से एकदम, इसका मतलब तुम लोग का ये ब्रेन एकदम तेज हो गया फिर अकाउंट्स में, ये एकदम फिक्स रखो इसको। अभी तो बहुत कुछ हम सिखाएंगे, इतना कुछ सिखा देंगे धीरे धीरे करके कि तुम बोले अब क्या भैया सब हो गया। ज़रूरी है। नहीं नहीं, वो करने के लिए कम से कम तुमको सीए इंटर तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स सिर्फ सीए इंटर तक है, उसके बाद अकाउंट्स नहीं है। हाँ, उसका तो आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आता है, अकाउंट्स नहीं, लेजर वेजर नहीं बनाना पड़ता। उसके बाद डिसीजन मेकिंग चीज़ आता है, समझ रहे हैं ना। तो अकाउंट सिर्फ सीए इंटर तक है बस। नहीं, अकाउंट से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो अकाउंट्स नहीं है, वो अकाउंट्स का एकदम सीनियर मॉडिफाइड वर्जन है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, मतलब क्या चीज़ हमको दिखाना है और कैसे दिखाना है वो डिसीजन आपको लेना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है कि भाई किस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, वहाँ करना है कि जो चीज़ फाइंड आउट करो उसको कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, समझ रहे हैं। नहीं नहीं, वो सीए को ही करना है। हाँ, ये एक दूसरा कोई करके लाएगा, आपको क्या करना है वो काम करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, आपको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जरूरी, क्योंकि जो करके लाएगा वो गलत करके ला दिया तो कि कौन सा, मान लो करंट ईयर का, अभी यही जैसे करंट ईयर का एक्सपेंस वो नहीं लिया, आउटस्टैंडिंग ट्रीट नहीं किया। अब आउटस्टैंडिंग को ट्रीट नहीं किया ठीक से तो आप देखेंगे अच्छा आप अकाउंट तो पढ़े ही हैं, कहाँ तक, सी एंटर तक, लेकिन हम तो अकाउंट्स यहाँ तक पढ़े हैं, इसका रिपोर्टिंग पढ़ी है तो गलत है, जाओ ठीक करके लाओ, तब रिपोर्टिंग होगी उसकी, समझ रहे हैं। हाँ वैसे ही। अहम ब्रह्मास्मि। आ जाओ, अब देखो ये जैसे ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया। अब एक्सपेंस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसकी इसकी बात को समझिए आप। हम लोग यहाँ पर 4-5 अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग एक अकाउंट में ही सब कुछ भर देते हैं, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब लाओ, सब आओ यहीं, सब भीड़ लगाओ, सब यहीं खाओ पियो मौज करो। ठीक है, हम उठा के ले जाएंगे जो ले जाना है। ठीक है, हाँ। सीए का काम क्या होता है? सीए का काम ये होता है कि भाई देख तुमको जो कचरा फैलाना है फैला लो, हम जिस दिन आएंगे हम एक एक एंट्री पास करेंगे और सब साफ। ठीक है, हाँ। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट। अच्छा, एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग।
सॉरी, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। तो अगर मैं कहूँ कि ओपनिंग में एक्सपेंस प्रीपेड है, तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट, क्रेडिट में, डेबिट में दिखाएंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस, मैं कहूँ एक्सपेंस का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग, आप उसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में ऑब्वियसली, राइट। ओके, यहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, मैं यहाँ आराम से लिखता हूँ, एकदम अच्छे से लिखो, ये क्या है, प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये ओपनिंग प्रीपेड, राइट, ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग प्रीपेड। उसके बाद बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा मैं लिखता हूँ, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का मतलब क्या हो गया कि हाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, हाँ मैं थोड़ा स्लो अभी जा रहा हूँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा कितना रुपया, अच्छा रुपया नहीं है अभी यहाँ पर, वो अभी रुपया नहीं है, अभी सिखा रहा है, आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग प्रीपेड, समझ रहे हैं अभी, एकदम क्लियर है। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साइड है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड होगा, उल्टे साइड, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ मैं ताकि ये बंद हो जाए, एकदम सिंपल, मैं चाहता हूँ कि बस आप है ना एकदम इतनी आसानी से और अच्छे से सब सीख जाओ, ताकि जब सवाल बनाने बैठे तो परेशानी ना हो कोई भी, ठीक है। देखो प्रॉब्लम, अच्छा वो कभी नहीं पूछना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सीए वाला लोग बंदा लोग कुछ नहीं पूछता, तो सवाल मिला वो लोग शिकायत नहीं करता, लोग परीक्षा दे लेता है अच्छे से एकदम, परीक्षा देने के बाद बोलता है पेपर टफ था चाहे पेपर ईजी था, पहले ढंग से परीक्षा देता है, ठीक है, रोएगा नहीं परीक्षा देने का टाइम। अप्रोच, मैं फिर से कह रहा हूँ, अप्रोच चेंज करो, क्लास 11-12 वाला अप्रोच नहीं चलेगा, ठीक है। अगर उस पॉइंट में कहीं कुछ फंस रहे हो, सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, एक कंपनी में तुमको बुलाया जाएगा तो ये नहीं तुम जाएगा वहाँ बैठने के लिए, अकाउंट में प्रॉब्लम है तुमको बुलाया गया, ये कैसे होगा, इसमें ये तो नहीं दिया हुआ, समझ रहे हैं? इस अप्रोच को चेंज करना है, आप सोल्यूशन लेकर जा रहे हैं, हाँ हाँ एकदम सही, कौन बोल रही है, गुड, टू बैलेंस व्हाट, टू बैलेंस सी, ये क्या है बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, गुड, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, बाय बैलेंस सी, हाँ क्लोजिंग प्रीपेड, बाय बैलेंस सी, यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड, अब देखो आपको परीक्षा में एक ना एक बैलेंस दिया रहेगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, या तो फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, सही है बात, हाँ। तो मेरे को जब पता ये ऑलरेडी एक बैलेंस दिया है, तो एक बैलेंस तो मैं निकाल ही लूंगा, ठीक है। से एंट्री क्या होती है पेमेंट करने की, एक्सपेंस को, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जन्म से ये एंट्री चलती आ रही है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आरपी अकाउंट के बाद बराबर है, ठीक है, हाँ। इसका मतलब है कि एक्सपेंस के कौन से साइड में बैंक जाना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, टू बैंक, टू बैंक कहाँ दिखेगा, डेबिट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इधर, टू बैंक या टू आरपी अकाउंट, जो भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, टू बैंक या फिर टू आरपी अकाउंट, समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ लिख लो एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, अब इस साइड क्या आएगा, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, यहाँ लिख लो ना ड्यूरिंग करंट ईयर, रोते रहता है तुम लोग हमेशा, ड्यूरिंग करंट ईयर हो गया, बाई, बोलो फटाफट बोलो, बाई, यहाँ पीएल लिखते हैं ना हमेशा एक्सपेंस में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। क्लियर है? अभी पूरा अकाउंट क्लियर है कि भाई एग्जैक्टली ये कैसे बनता है एक्सपेंस अकाउंट, ये समझ आ गया सबको? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को जकड़ बम्बू जकड़ तिंगू कुछ नहीं है? सब सब प्रॉब्लम सब अच्छे से चल रहा? अच्छा, अब एक काम क्या करना आपने, अब करना है कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा, बोलो बोलो। देखो, ये कहाँ जाना है? ओपनिंग प्रीपेड है, कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा साइड? एसेट साइड। ये कहाँ जाएगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। लाइबिलिटी साइड। अच्छा, गुड। ये ऊपर कैसे जाएगा? चलो अब यहाँ लिखो जरा जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है? ओके। ये कहाँ जाएगा? हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? और फिर ये कहाँ जाएगा? तो जगह ही नहीं बच रहा। ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, कौन सा साइड? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? अरे लाइबिलिटी साइड बाबू, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इधर कहाँ जाएगा बाबू? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है? अभी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? अभी मेरे को लगता है कि एक्सपेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूरे ढंग से क्लियर हो गया होगा, है ना? कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो आगे बढ़े क्या? नोट नंबर कौन सा चल रहा है अभी? देखो, एक्सपेंस अकाउंट पर मैंने एक आपको एग्जांपल समझा दिया, और एक्सपेंस अकाउंट पर वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझा दिया। समझ रहे हैं? जो भी बच्चे एक्सपेंस अकाउंट को समझ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये जो वीडियो एक्सपेंस अकाउंट का है ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो बच्चे एक्सपेंस अकाउंट को बनाने में लैक करते हैं, या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटसाइडिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लैक करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप उनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आओ जरा नेक्स्ट बोलो। नोट लिगेसी, ओके। कौन सा है? नोट नंबर 7 का एच। नोट 7 का एच, लिगेसी। क्या हुआ? उनको मेरे को बहुत गर्मी लगता है। नहीं तो मेरे को क्या ना कि तुम नहीं समझ रहा। हम
तो आए हम लेगेसी पे बात करते हैं। लेगेसी पर, लेगेसी का मतलब क्या हो गया? लेगेसी का मतलब हो गया, जैसे समझ लो विरासत, समझ लो विरासत। हाँ, जैसे मान लो आज ये क्या नाम है इनका, आदित्य। हाँ, गोलू। आदित्य जो है इनका भुजिया बनाने का बिजनेस है। ठीक है, एकदम मस्त बढ़िया भुजिया बनाते हैं, और इनका भुजिया वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो ये भुजिया कब से बनते चला आ रहा है? इनके 3 जनरेशन से, चौथी जनरेशन ये है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 साल हो गया इनको भुजिया बनाते बनाते। ठीक है, तो इनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ क्या करना है, ग्रेजुएशन करके भुजिया की दुकान में बैठ जाना है। ठीक है, इनके साल का सेल है 10,000 करोड़ रुपया भुजिया से सिर्फ। वर्ल्ड फेमस है ना, तो इनको लीगेसी मिली हुई है, विरासत मिली हुई है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो लीगेसी बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का विल गिफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है, या फिर कोई चीज़ ट्रांसफर होती है, उसको मतलब लीगेसी। यहाँ लीगेसी का मतलब क्या है कि एनपीओ को विल के थ्रू कुछ मिलेगा। ठीक है, और वो फिर कंटिन्यू होगा आगे। तो लीगेसी एक तरह का कैपिटल रिसीट मानते हैं हम लोग इसको, कैपिटल नेचर का मानते हैं। राइट, तो आप एक बार लिखें जरा, चले। लिखें, इसमें पहला पॉइंट लिखें, लीगेसी इज रिसीव्ड थ्रू विल एंड इट कंटिन्यूज विद द एंटिटी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट क्या होगा देखो जरा, लिखना, इट इज इट इज अ कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। मेम्स सब कोई जब भी मेम्स जाए, ठीक है, सब कोई एटलेस स्टेटस पे यूज़ कर लिया करो। ठीक है, अच्छा वैसे हम इसमें अच्छा काम कर रहे हैं ना? हाँ, टाइम कभी मिलता है तो सोते वक्त थोड़ा सा। हाँ हाँ, कहीं भी यूज़ करो, उसको यूज़ करो। ठीक है, जस्ट इट शुड बी यूज प्रॉपरली। हाँ, देखें आप लोग फैमिली मैन। हाँ, 2 बहुत बढ़िया बनाया, मतलब बहुत दिन के बाद में किसी का पार्ट 2 बहुत बढ़िया हुआ। नहीं मतलब पार्ट 2 सच में बढ़िया हुआ, क्योंकि बहुत सारा वेब सीरीज का पार्ट 2 ठीक नहीं था। हाँ, इन लोग का खैर ये बात नहीं करते हैं, खैर इसको ये वीडियो एडिट नहीं होती है। इट इज अ कैपिटल रिसीट, ये एक तरह का कैपिटल रिसीट है, और ये कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, इट इज अ कैपिटल रिसीट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये एक तरह का कैपिटल रिसीट और ये बैलेंस शीट में दिखेगा बच्चा, डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा बस चीज लिख लो, इफ प्रॉब्लम गिव्स इंस्ट्रक्शन देन फॉलो इट। प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको फॉलो करो बेटा, और कुछ नहीं करना होगा। वो जो कुछ भी देगा वो फॉलो करो। हाँ, जो वो बोल दिया वो कर लो फिर। उसके बाद 7H के बाद
7i। देखो लाइफ मेंबरशिप फंड, लाइफ मेंबरशिप फंड, लाइफ मेंबरशिप फंड, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फंड क्या हो गया, लिखना, इट इज वन टाइम नॉन रिकरिंग अमाउंट पेड बाई members to NPO। हाँ, ये भी कैपिटल रिसीट। हो गया। एक एक छोटा सा चीज़ इसमें इसमें थोड़ा एडिट कर लेना ना एक बार, इसमें पूरा नहीं लिखा हमने लगता है। इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ये नहीं लिखा ना, लाइबिलिटी साइड, लिख दो एडेड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ये थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा, पूरा लिखना चाहिए था। तो हम तो ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखे थे। जब ओवर हो ना कोई चीज़ तो एक लाइन छोड़ दिया करो, क्या मेरे को समझ में आया कुछ कभी लिखवा देते हैं, ठीक है। और वो उधर नहीं लिखा तो फिर उसके नीचे ही कहीं लिख लो ना यार, आराम से, लेकिन लिखो प्रॉपरली एकदम, चिपका के उसमें नहीं लिखने का, ठीक है। आइए जरा, तो ये वन टाइम नॉन रिकरिंग पेमेंट होता है, जो अमाउंट एनपीओ को पेमेंट किया जाता है, कौन पे करता है, मेंबर्स, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फंड है ये। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो ट्रीटमेंट, ये एक तरह का क्या है, कैपिटल रिसीट है बाबू, क्या है, कैपिटल रिसीट, पहली बात। हाँ, इट इज अ कैपिटल रिसीट। कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में बेटा लायबिलिटी साइड में इनको दिखाएंगे, ठीक है। ओके ना, इसमें तीसरा पॉइंट लिख लेना, तीसरा पॉइंट ये लिखना कि इफ प्रॉब्लम states some specific treatment, if problem states some specific treatment, अगर प्रॉब्लम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहता है करने को, ठीक है, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा, देखो मेरे कहने का मतलब ये बच्चा लोग कि अगर प्रॉब्लम कोई स्पेसिफिक बात बोल देता है ना कि भाई इसको ये मानो, उसको ये मानो, उसके ये मानो, ठीक है, तो उसकी बात सुनेंगे, अदरवाइज जो लिखा है वो करेंगे, ठीक है। जो मतलब मैंने जो बताया वो करेंगे। अगर प्रॉब्लम कुछ, देखो प्रॉब्लम को हम लोग चैलेंज नहीं करते, आईसीएआई में सबसे बड़ा ये एक रूल है, समझ लो, अगर प्रॉब्लम गलत है उसको गलत तरीके से ही सॉल्व करो, वो जैसे बोल रहा वैसे करो, करते चले जाओ,
ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आईसीआई का जो जैसे ये सब जो चीज़ हम लिखवाते हैं ना, ये क्या है, नोटिंग में क्या लिखा रहता है, नोटिंग में लिखा रहता है कि आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए आईसीआई के, उन एग्जाम्स में आईसीआई ने इन चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया है वो लिखवाया जाता है। जैसे डोनेशन है, एनोनिमस डोनेशन, उसको वो डायरेक्टली क्या बोलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो। बचपन में क्या करते थे, या तो बड़ा डोनेशन है तो कैपिटलाइज करो, छोटा डोनेशन है ना, ये सब यहाँ नहीं। तो ये कहाँ से पता चलता है, ये आईसीआई ने आज तक जितने भी सवाल उन्होंने सॉल्व करे हैं, या फिर उनके जो उनका जो विचार है, व्यू है, उस पर वो फॉलो करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना मेरा विचार फॉलो करना है, ना किसी और का विचार फॉलो करना है। विचार फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का नंबर पाने के लिए, क्योंकि जो वो ट्रीटमेंट देते हैं वही ट्रीटमेंट यहाँ करना हमें, ठीक है। हम अपना ज्ञान नहीं दे सकते और ना ही तुम अपना ज्ञान दे सकते हो। अगर ज्ञान दोगे अपना या हम अपना ज्ञान देंगे, नंबर कटेंगे। नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमें आईसीआई के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता ना जो आईसीआई फॉलो नहीं करता, तो आईसीआई जो फॉलो करता है वही लिखवाना पड़ता है हमें भी, समझ रहे हैं। हाँ, आइए जरा नेक्स्ट। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 7I। अब ये सब आई हो गया ना। एंडाउमेंट फंड करा क्या? नहीं, एंडाउमेंट फंड करना है, आ जाओ। हाँ हाँ, नोट दे दो। हाँ। 7 का आई के बाद क्या है, EFGHI J। ओ, 7J, नोट नंबर 7 का J। गुड। आ जाओ, अब ये क्या कहता है सुनो जरा। एंडोमेंट फंड, लिखो, लिखना। एंडोमेंट फंड जो होता है हमें गिफ्ट के थ्रू मिलता है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ये एक तरह का डोनेशन है, ठीक है, और हमें गिफ्ट के थ्रू मिलता है, और इसका ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक है, वो आप देख लें जरा। और ये हमेशा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही मिलता है, ठीक है। आ जाओ जरा, लिखना। इट इज रिसीव्ड थ्रू गिफ्ट और डोनेशन। इट इज रिसीव्ड थ्रू गिफ्ट और डोनेशन। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो एनोनिमस डोनेशन होता है, ठीक है। एंडोमेंट फंड क्या होगा समझो, कोई एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तुमको कोई चीज़ गिफ्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, वो आप बोलेंगे वो तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, उसी तरह का है, ठीक है। वो एंडोमेंट फंड है। उस पर क्या होगा, अब वो एंडोमेंट फंड क्यों कहलाता है समझो, जो पैसा आया स्पेसिफिक पर्पज के लिए, आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उस पैसे से जो कमाई होती है, आप उसको यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और उस फंड को भी यूज़ करते हैं आप उस स्पेसिफिक पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए। तो ये फंड बोले तो ये इन्वेस्ट होता है, समझ रहे हैं। हाँ, मैं अभी आगे लिखवा रहा हूँ, लिखें। ये एक तरह का गिफ्ट या डोनेशन से ये जो फंड है ये आता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
ठीक है, लिखो इसमें दिस फंड दिस फंड इज डोनेटेड बाय some person for specific purpose with restrictions this fund is donated by some person, ठीक है, for specific purpose with restrictions. ठीक है, अच्छा, ये फंड में कोई एसेट भी हो सकता है, ठीक है, नीचे लिखना रेगुलर इनकम, लिखो रेगुलर इनकम फ्रॉम दिस फंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट. इस फंड को इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो रेवेन्यू रिसीट है, बस और कुछ. हाँ, तो वो फिक्स्ड एसेट में आएगा. नहीं नहीं नहीं, अमाउंट मिलेगा, रुपया. ठीक है, हाँ, आ जाओ नीचे आओ. देखो, जब एंडोमेंट फंड हो मिलेगा, एंडोमेंट फंड, तो वो कहाँ कहाँ दिखेगा? एंडोमेंट फंड जो मिलेगा वो दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. स्पेसिफिक फंड होते ही कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड. ठीक है, उसके बाद इनकम अगर होगा तो इनकम जो होगा, इनकम फ्रॉम दैट फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और कहीं नहीं. तुमको हम 10 लाख रुपया दिए, ठीक है, बोले उससे कोई बिल्डिंग बना लेना. हाँ, लेकिन बिल्डिंग में लगेगा 50 लाख रुपया, तुम्हारे पास है नहीं. या मान लो 15 लाख रुपया लगेगा, तुम्हारे पास है नहीं. तुम उस 10 लाख को इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए, लेकिन बिल्डिंग अभी नहीं बनाना है, 5 साल के बाद बनाना है. तो उस पैसा को इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, दो काम कर सकता है. उस पैसे से जो इनकम होगा, उस इनकम को एंडोमेंट फंड में जोड़ देंगे या फिर इनकम मान लेंगे. ठीक है, तो इंडोमेंट फंड में जोड़ दिया तो फंड तैयार हो गया, बिल्डिंग बना लिया, बस और कुछ नहीं. समझ गया? ठीक है, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ एक और लिख लो, और हाँ, डायरेक्टली इसीलिए तो शो कर रहा है डायरेक्टली बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में. हम्म. हम्म. 10 लाख रुपया मिला, ठीक है, उससे हर साल इनकम हो रहा मान लो 1 लाख रुपया. हर साल 1 लाख रुपया इंडोमेंट फंड में जोड़ दें. एक बार एक, फिर 11 लाख, फिर 12 लाख, फिर 13 लाख, फिर 14 लाख, फिर 15 लाख, फिर 16 लाख, ऐसे 15 लाख तक कंप्लीट हो गया वो. ठीक है, अब उसको यूज़ कर लिया. पहला काम ये. दूसरा काम ये रहेगा कि या फिर आप उस इनकम को पीएल के डेबिट में डाल लें, तो पीएल के क्रेडिट में डाल लें, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डाल लें. उसको इनकम मान लो, तो पहला ट्रीटमेंट लिखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर दूसरा लिखा था और एडेड टू
और एडेड टू endowment फंड लायबिलिटी साइड। क्लियर है अभी दोनों ट्रीटमेंट? या तो ये कर लो या तो फिर ये कर लो, ठीक है, एंड मेक सुटेबल एजम्पशन। समझ रहे? हाँ, एडेड टू इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड में ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड में। अरे इंडोमेंट फंड कहाँ दिखेगा? लायबिलिटी साइड में दिखेगा ना, उसमें जाके ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मतलब 10 लाख मिला, उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। क्लियर है? उससे हर साल जो 1 लाख इनकम हो रहा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, 10% इंडोमेंट फंड, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे जो इनकम आ रही है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वो लायबिलिटी साइड में इंडोमेंट फंड में ऐड करते चले जा रहा है, ठीक है। या तो फिर इनकम दिखाना तो इनकम में दिखा लो, ठीक है। ओके, चलो 7 का जे के बाद क्या आएगा? चलो पूरा ABCD पढ़ा रहे हैं आपको। नोट नंबर के, 7 का के, नोट नंबर 7 के, हो गया? आगे बढ़े? चलो आ जाओ, अभी कंटिन्यू चल रहा है आपका? हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे सब अच्छे से। और 2-4 टॉपिक बहुत ज़रूरी है, जैसे लाइक पार्टनरशिप पूरा, ठीक है, वो कम से कम मेरे को 10 से 12 क्लास लगेगा, ठीक है। इसका 6 क्लास, 3 क्लास हुआ, 3 क्लास और बस हो गया। हाँ, पूरा क्लास 12 है। हाँ हाँ, नहीं रेजोल्यूशन नहीं, वो इंटर में, ठीक है। हाँ, तो 12 क्लास वो लगेगा, इसमें कम से कम 6-18 क्लास, समझ रहे हैं ना। हम नंबर ऑफ क्लासेस और भी बढ़ा देंगे, हम जिस दिन किताब आ जाएगी उस दिन नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ जाएंगे, आवर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लाइक पार्टनरशिप, उससे कम से कम 15 नंबर फिक्स है, 10 से 15, एक सवाल प्लस कुछ थेरीज। उसके बाद 20 नंबर समझ लो पार्टनरशिप से। उसके बाद NPO जो पढ़ रहे हैं आप 10 मार्क्स, और प्लस थ्योरी में कुछ ना कुछ 2 नंबर, कहीं कहीं 4 नंबर, कुछ ना कुछ पूछ दिया। ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन फंड, ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस, ठीक है, या हाउ यू विल यू ट्रीट डोनेशन इन डोनेशन फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा, या फिर हाउ विल यू ट्रीट डोनेशन फॉर NPO। तो उसमें आपको जो हम लिख रखे हैं उसी को लिखना है। हाँ हाँ हाँ, 4 नंबर का पूछा है, IPCC के एग्जाम में पूछा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन, डोनेशन कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी अकाउंट बड़ा चैप्टर, तो इन सब में पूरा टाइम देना, ये सब मिला करके 50 नंबर बन जाएगा आपका, समझ रहे हैं। 40-45 नंबर ये दे देंगे आपको। तो भाई हमको वैसा रखें ना अपना, जो मैं पहले सबसे पहले बड़े बड़े चैप्टर से करूँगा, ये करूँगा, फिर पार्टनरशिप करूँगा, फिर कंपनी करूँगा, ठीक है। मेरे को वो पहले जी एकदम शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है, लेकिन मेन वो नहीं बनाना है, बस छोटा छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं, बड़ा वाला पार्ट वहाँ पर है इंटर में, ठीक है। उसमें इंटर में शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 है, फिर फाइनल में शेड्यूल 3 डिवीज़न 2 है, ठीक है। जो इंटर में पढ़ेंगे फाइनल में नहीं आएगा काम शेड्यूल 3 का, ठीक है। वो यहाँ तक रहेगा, वो बोले ना यहाँ तक वहाँ तक में डिफरेंस। और समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही कुछ चैप्टर्स अपने को करने सबसे पहले एकदम वो बड़े बड़े, हाँ बोलो, बड़े वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, उन सबको करने के बाद एकदम प्रॉपर बड़ा बड़ा वाला टेस्ट होगा। जैसे अभी मैं ये कर लूँगा, इसके बाद प्रॉपर बड़ा वाला एक टेस्ट होगा, ठीक है। इसको लेकर के मैं सारे तरह के प्रॉब्लम दूंगा, सब उसमें गुणा गणित यूज़ कर लूँगा, ताकि आप इजी प्रॉब्लम बना पा रहे हैं। कि मैं सब चेक करूँगा कि आप प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपका माइंडसेट क्या है। तुरंत काम करना होगा उसके ऊपर, फिर काउंसलिंग करना होगा, भाई तुम इसको ठीक करो पहले, ठीक है।
देखो नवंबर 21 में परीक्षा देने के लायक बनना पड़ेगा पहले। अगर आप परीक्षा देने लायक नहीं बनेंगे तो परीक्षा हम देने नहीं देंगे। हमको फेल का रिजल्ट नहीं चाहिए किसी का, याद रखना। तो जी तोड़ मेहनत करो, एकदम रात दिन एक कर दो, ठीक है। भूल जाओ सब कुछ, सक्सेस मिलेगी, याद रखना ये बात, एकदम डेफिनेटली मिलेगी। और तुमको समझ में नहीं आया कि यार इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई मेरे को, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में, समझ रहे हैं ना। चलो लिखना। हेडिंग डालो। कंज्यूमेबल्स। थोड़ा सा अगर हल्का लिया ना कोर्स को तुम, याद रखना बाबू, अब मैं अभी से बोल रहा हूँ, फेल होने के लिए तैयार हो जाओ फिर। और अगर एक चीज़ और है, इस वाले कोर्स में एक तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर तुमको कोई चीज़ थोड़ा सा आ जाता है, जैसे मान लो तुमको कोई एक ये चैप्टर आ गया, ठीक है, यहाँ कभी खुश नहीं होना है। यहाँ खुश कब होना है पता है? जब सीए बन जाना तब, उस दिन खुश होना है तुमको। खुश होने का मतलब क्या? डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम जैसे ओवर कॉन्फिडेंट फील करेगा ना, इंस्टीट्यूट तुमको धो देगा एकदम बढ़िया से, ये एकदम फिक्स है। तुमको कोई, अगर तुमको अकाउंट्स पूरा बढ़िया आता है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी फील ना करो। तुम ये सोचो कि अभी हम और कितना रिवाइज कर लें, समझ रहा ना। डर यहाँ हमेशा रहना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। तो भी एक टेस्ट दोगे ना, तुमको डर समझ में आ जाएगा कि डर क्या है, हम जो सवाल देंगे जब, ठीक है। तो वही बात है। तो ये एकदम हमेशा एकदम, यही एक कोर्स है जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता है। यहाँ टॉपर टॉपर का हालत ख़राब रहता है, भले वो अपना स्कूल का टॉपर हो, भले वो पूरा इंडिया टॉप किया हो। यही कोर्स सबको सबका अपना औकात दिखा देता है। एक थर्ड डिवीजन पास लड़का वन शॉट में पास होकर सीए बन जाता है, एक टॉपर आदमी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गंवा देता है सब कुछ, समझ रहा ना। तो ये एकदम, ये क्या पता है, ये एक ऐसा कोर्स है कि ब्रेन को यूज़ करते करते, मेहनत करते करते, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना है। वो पढ़ा ना, कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए, वही कोर्स भी है। तुम्हारे मेहनत में, तुम्हारे ब्रेन में, और तुम्हारे काम करने के तरीके में कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और विथ ग्रोथ, तब जा कर के कुछ होगा। अभी से लेकर के सीए फाइनल तक तुमको कभी ये सोचना ही नहीं है कि हमको ये आ गया, अब हम ये कर लिए वो कर लिए। तुम जब तक सीए नहीं बनोगे तब तक सब बेकार है, याद रखना। बस एकदम याद रखना, कोई अगर तुमको फुलाए भी तो तुम फूलना नहीं, तो तुमको अपना औकात पता है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। हम जब वहाँ पहुँचे, तो तुमसे भी 30 मार खान लोग बैठे हैं ना, तब जब वहाँ पहुँचना तब सोचना कि चलो ठीक है अभी कुछ हो गया, अब इसके आगे क्या होता, तब थोड़ा प्राउड फील करना। बस उस समय प्राउड फील करना। एक सवाल आ जाने से, दो कॉन्सेप्ट आ जाने से आप प्राउड फील नहीं कर सकते। ये जीवन का सत्य है बेटा। हमको कुछ, अगर हम जो बोल दें हमको ये आ जाता है, ये ऐसा मेरे से भी 30 मार खान बैठे हैं, हमको ये आता है उनको भी आता है, तब तो प्राउड फील करने का नहीं है। चलिए नोट नंबर 7, कंज्यूमेबल्स। यहाँ लिखना। कंज्यूमेबल्स का एग्जाम्पल्स मैं कुछ लिख देता हूँ आपको। जैसे मेडिसिन तो फेमस, इसका एग्जाम्पल वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी स्पोर्ट्स मटेरियल को भी वो कंज्यूमेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, समटाइम्स, और समटाइम्स नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल और फिर स्टेशनरी, इसको भी कंज्यूमेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये सब कंज्यूमेबल्स का एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाओ, लिखना। दीज आर the items which have substantial value these are the items which have substantial value and use is limited. These are the items which have substantial value and use is
लिमिटेड, इनके लिमिटेड यूज़ हैं और इनके सब्सटेंशियल वैल्यू हैं, ठीक है। वैल्यू में सब्सटेंशियल होता है, ज़्यादा वैल्यू रहता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू, लेकिन यूज़ इनका लिमिटेड रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऊपर लिख रखे हैं, लिखना नहीं, उसके नीचे लिखना, एक पहले ये बुलेट ऐसे कर लेना, बुलेट बुलेट करके लिखने से ठीक रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लो डायरेक्टली, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखना, पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कम लिखते हैं, प्रॉब्लम में लिखते हैं। क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फो। क्वेश्चन आपको फॉलोइंग इन्फो प्रोवाइड करेगा। क्या इन्फो प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन, देखिए जरा। पहला नंबर इंफॉर्मेशन होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बोलो, सप्लायर ऑफ कंज्यूमेबल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर ऑफ कंज्यूमेबल्स। तो कंज्यूमेबल जो है ना, उनके सप्लायर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देगा, ठीक है। समझ आ रही है? हाँ, सप्लायर कौन हो गए, क्रेडिटर्स। ओ भाई अकाउंट्स का स्टूडेंट है तुम लोग, वो गाना नहीं सुना, हम नैनो से करेंगे वाटर सप्लाई, मेरे दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई, गाना नहीं सुना तुम लोग? नहीं, बोलो कौन सा गाना है भैया, बता रहा हूँ कौन सा गाना है। एक है ना, श्रीमान जी श्रीमती जी सीरियल आता था, याद है? बहुत पुराना, मेरे बचपन में, अभी उसको देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। हाँ, सच में बहुत पुराना है। अच्छा, आप उसको अगर कभी नहीं देखे होंगे ना, आप उसको देखिएगा, ठीक है। अरे मतलब वो अभी आज तक आप, अरे वो सब जो सीरियल लेजेंडरी सीरियल है वो सब, तो उसके अंदर है ना, क्या नाम था उनका, वो ये वाला गाना गाते थे, ठीक है, सप्लाई। तो हम पहले ना बचपन में सप्लाई वर्ड वहीं से सीखे, सप्लाई मतलब क्या होता है, तो सप्लाई करता है। तो गाना में लिखा हुआ है कि मेरे दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई, देखो सिखा रहा है, ऑक्यूपाई मतलब रहना, ठीक है, उसको उस पर हक जमा लेना, नहीं तो मैं नैनो से करूंगा वाटर सप्लाई। समझ रहे हैं? नहीं तो हम रोने लगेंगे, वाटर सप्लाई। तो भाई ये गाना है, मेरे दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई, नहीं तो मैं नैनो से करूंगा वाटर सप्लाई। चलो, तो सप्लाई मतलब जो आपको देता है, ऑक्यूपाई मतलब, आप देखो अंग्रेजी ऐसे भी सीखते हैं, हमको याद है ये दोनों वर्ड हम वहीं से सीखे थे अपने बचपन में, बहुत छोटे थे उस समय। हाँ। और मेरे को अभी तक याद है ये। आ जाओ खैर, तो सप्लायर मैंने क्या हो गया, सप्लायर मतलब कंज्यूमेबल्स, आई मीन सॉरी क्रेडिटर्स, क्या हो गया, क्रेडिटर जो सप्लाई करता है, तो सप्लायर का मतलब हो गया क्रेडिटर्स, ठीक है। आ जाओ, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बेटा आपको वो, मैं दूसरा ये नीचे लिख रहा हूँ बीच में, तो खैर समझ रहे हैं आप, वो बीच में दरार आ गई, ठीक है। ये उस साइड, ये इस साइड पेज है। नहीं वो पेज है ना, पेज कैसे एक में जुड़ेगा, ये मेरा जो सिस्टम है, इस जो हम लोग जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर लिखने वाला, हाँ उसके अंदर ये पेज एक साथ शायद नहीं, हम तो कभी ट्राई नहीं किया, जुड़ता नहीं है। और बहुत सारा जैसे आईफोन आईपैड वाला में देखोगे तो वो एक साथ रहता है, मेरे में एक साथ नहीं रहता, वो अलग अलग पेज, अलग अलग, बोला ना अपना तुम उधर, हम अपना इधर। हाँ, आप लोग की तरह हम तुम लोग को फॉलो करते हैं, यहाँ जो चीज़ें सब तुम्हारे लिए, हम भी तुम्हारे लिए ही हैं, बस हम हैं,
क्या बोल रहे हैं? लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट टेक मी होम। लेकिन मेरे को रखना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम। तो हमारे यहाँ कौन सा है? आ जाओ, चलो खर खर खर, आ जाओ फटाफट, मैं ब्रेक दूंगा, ब्रेक अपने से नहीं लेना हाँ, बीच में। हाँ आओ। तो पहला वो क्या इंफॉर्मेशन देगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? सप्लायर। ठीक है, सप्लायर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देगा वो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस अंडरलाइन कर लो। हाँ, आप लोग इतना कलाकारी तो नहीं कर पाओगे, अंडरलाइन कर लो। दूसरा, एटलीस्ट अंडरलाइन करने से क्या होता है ना, हाईलाइटेड रहता है। ओ भाई, हाईलाइटर ला के देने वाले थे आप सबको। हाँ, एक मेरे को देना और एक आपने अपने ले लेना और 4 और ले आना, ठीक है? हाँ, वो ये ऑफिस के फंड में से ले लेना, ठीक है? देखो, और क्या देगा? ओपनिंग। अच्छा चलिए आ जाइए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? कंज्यूमेबल्स। ठीक है, ऑफ कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किस किस का देगा बेटा? वो कंज्यूमेबल्स का। ठीक है, पहली बात तो वो सप्लायर का ओपनिंग क्लोजिंग देगा, उसके बाद वो कंज्यूमेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग देगा। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करेगा आपको? उसका, हाँ, उसका ओपनिंग बैलेंस और उसका क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स। ठीक है, और तीसरा इंफॉर्मेशन वो क्या प्रोवाइड करेंगे वो जरा देखिए। अमाउंट। अमाउंट पेड टू सप्लायर। अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहे हैं सप्लायर को जो अमाउंट पेमेंट करेंगे ना ड्यूरिंग द ईयर, वो हम देंगे। ठीक है, अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, ओके, ये प्रोवाइडेड रहेगा। तीन इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा प्रोवाइडेड रहेगा? पहला, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर यानी सप्लायर। ठीक है, दूसरा, तीसरा, हाँ एकदम एकदम सही। ठीक है, तीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा। एकदम क्लियर है? आपने लेजर बनाना होगा, लेजर। ठीक है, देखो क्या हुआ तुमको। दूसरा, इसके अंदर देखो, पहला क्या क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा आपको? ये सब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा लिखना, हाँ, यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट? यू नीड टू प्रिपेयर, आपने क्या बनाना है बेटा? यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट? फॉलोइंग लेजर्स। फॉलोइंग लेजर्स। अभी क्या क्या लेजर बनाएंगे जरा देखिए। आप कभी जीवन में सोचे थे कि एनपीओ भी ऐसा होता है? हाँ, नहीं सोचे थे? नहीं नहीं नहीं, सोच हमेशा ऊंची रखो। और खैर, एनपीओ बहुत तकलीफ दे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना वो होता है प्रॉब्लम, ये बनता नहीं है, हाँ सर दर्द। लेकिन आप देखो ना, आप एक एक पॉइंट जो है ना उसको एकदम क्लियरली समझ रहे हो, और जब सवाल बनाएंगे ना तो आपको दिखेगा अरे बाप रे, ये तो ये एकदम सही होना था, एकदम ऐसे ही है भैया, ऐसे बताइए, एकदम ऐसे पुट करना है, ऐसे काम करना है। थोड़ा जब जैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा ना, सवाल, कोई भी सवाल आपसे तुरंत क्यों बनेगा, या कोई भी सवाल आपका आपसे अच्छे से क्यों बनेगा, आपको आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा पता है तब। अभी क्लास 12 का, अब क्लास 12 बता रहे हैं, क्लास 2 का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको दे दे तो आपसे कभी गलती ही नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम बोले 2 × 7 कर लो, आप 14 लिख देंगे। बच्चा 2 को 7 बार जोड़ेगा, ठीक है, ऐसे गुणा करेगा, देखेगा, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेगा, आपको पता है 14 ही आना है, चाहे 2 को 7 बार जोड़ लो, चाहे 2 का पहाड़ा बैकग्राउंड पता है। इसीलिए जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट तभी बनते जब उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पूरी तरह पता होता है। दूसरी चीज़, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तब एक्सपर्ट बन जाएंगे आप।
एक तो बैकग्राउंड पता है, दूसरा प्रैक्टिस। क्या सिखाया था? रट्टा मार पास होने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए नॉलेज प्लस रट्टा मार। समझ रहे हैं? दोनों चाहिएगा तब जाके एक्सपर्ट बन जाएंगे। करने के लिए तो तुरंत चाहिएगा ना, रट्टा मार तरीका, नहीं तो याद कैसे रहेगा? फॉर्मेट याद है, ये याद है, ये चाहिए। पेन तभी चलता है ना जब आपको, देखो हम लोग हमारे जो हमारा ब्रेन है उसका एक इंस्ट्रक्शन रहता है। अगर कोई काम आप 5 बार कर लो, जैसे आपको पता ना गिलास उठा के ऐसे यहाँ मुंह के पास ले जाना, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। बच्चा लोगों को गिलास दो, किसी पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे उसके उसको प्रैक्टिस नहीं है। उसको ब्रेन को इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि इसको यहाँ जाना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ब्रेन रिपीटेटिव कमांड लेकर के उसको फॉलो कर लेता है। ओ ये काम ऐसे करना है, बस अब उसको पता है कि गिलास उठते यहाँ जाएगा, खाना उठते पहले यहाँ जाएगा। ठीक है? तो बच्चे का भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले उठाओ तो मुंह में डालो उसको, बच्चा। ठीक है? उसको पता ही नहीं है कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना, कुछ भी खा लेता है। आपके ब्रेन को पता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। पहले बताएगा, समझाएगा, देखो ये पहचाना जाता है, ये देखो ये जो है ना ये खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ नहीं है। तो वैसे ही एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, सबसे जरूरी है। बिना प्रैक्टिस नील बट्टे सन्नाटा। ठीक है? आओ, कौन कौन से लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे? पहला सप्लायर लेजर, दूसरा कौन सा लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। कंज्यूमर का लेजर, कंज्यूमर्स का लेजर, लेजर। एक सप्लायर का लेजर बनाया, एक कंज्यूमर्स का लेजर बनाया, और कुछ बनाना पड़ेगा क्या? वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? आरपी अकाउंट से। आरपी अकाउंट में दिया रहेगा। ठीक है? स्टेटमेंट बना, अच्छा इसके लिए कंज्यूमर का लेजर को बनाने के लिए, और यू कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, या तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है? कंज्यूमेबल का लेजर आपको क्या प्रोवाइड करेगा पता है? कंज्यूमेबल का, अब तो जगह है आपके, सप्लायर का लेजर क्या जगह है आपके? ठीक है, लिखो। नहीं नहीं, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या परचेज किए हैं, थोड़ा छोटा करके लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना। ड्यूरिंग द ईयर क्या परचेज किए हैं वो बता देगा आपको। ठीक है? और कंज्यूमर्स का लेजर या स्टेटमेंट क्या बताएगा? कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, कंजम्पशन कितना हो रहा है। ये सब पढ़ाएं कभी आपको? कब? क्या बात है, देखो हम वही पढ़ा देते हैं ये सब। हाँ वही सेम नोटिंग होगा ये, बस थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर। अरे मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी कॉपी कोई स्टूडेंट फेंकता ही नहीं है। पता नहीं क्या, एक तो ये तो ब्लेसिंग है मेरे लिए, पता है? सबसे बड़ा ब्लेसिंग, उसको पता है कि ये धन है, धन। हम बहुत सारा, मतलब 80% स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ फेंकता ही नहीं है। वो उसको पता है ये बेस्ट पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ, अरे हम सच्ची बता रहे हैं, तुम अगर पूछो क्लास 11 तक की कॉपी लोग रखते हैं, उसको पता नहीं ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। अरे मेरे मेरे स्टूडेंट जो सीए फाइनल में जाने के बाद कॉपी को फेंके हैं, ठीक है, वो सीए इंटर तक रखे थे। बोले भैया बहुत सारा चीज़ है जो हमको देखना पड़ता है, वो यही पढ़ाया हुआ है, एकदम बेस्ट है ये, तुम समझो। सीए फाइनल में जाने के बाद उसका जरूरत नहीं रहता, क्योंकि वो फिर अब वो लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है फिर। ठीक है? आ जाओ। परचेज मेड ड्यूरिंग द यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। ठीक है? मतलब ये हमें मिलेगा। दो लेजर बनाएंगे हम लोग। हाँ, आप क्या करना, लेजर कैसे बनाना वो आइए फटाफट, आइए फटाफट लेजर बनाते हैं जल्दी। पहले आप मेरे को देख लेंगे बनाते हुए, फिर आप बनाएंगे। हाँ, हड़बड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये देखो मैं बना रहा हूँ सप्लायर का लेजर। ठीक है? देखो बच्चा, सप्लायर का लेजर बना रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये है सप्लायर अकाउंट, सप्लायर फॉर कंज्यूमेबल्स, सप्लायर फॉर कंज्यूमेबल्स। ठीक है? डेबिट और क्रेडिट तो जहाँ है वहाँ है। ठीक है, रह गई।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर कुछ, सॉरी ये कंज्यूमर्स का लेजर है ना, क्रेडिटर है, इसका टू कहाँ से होगा, बाई होगा, सही पकड़ा एकदम दो बजे। बाई, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा जगह रखना एकदम प्रॉपर, जैसे आप प्रॉपर बनाना, ठीक है, जगह, क्योंकि सब ऐसे इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में क्या जाएगा, वो सब लिखते हैं हम लोग, हाँ। आगे बढ़े, अच्छा, जल्दी से बनाओ फटाफट एक बार, जल्दी से, मैं क्विक, फिर इसको डिस्कस करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नोटिंग्स खत्म है, अब एकदम नोटिंग खत्म है। तो सेकंड हाफ में जो रहेगा हमारा, हाँ प्रॉब्लम ही चलेगा अभी, बीच बीच में ये प्रॉब्लम चल सकता था, लेकिन क्या कि पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आता। चलो आ जाओ, मेरे को बताओ ना, सप्लायर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या होगी, टू बैंक, या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू आरपी अकाउंट लिख सकते हैं, हाँ। सप्लायर से परचेज करेंगे, उधार में गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एंट्री क्या करते हैं आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, समझ रहे हैं ना, चीज़ वही है जो आप सीख रखे हैं, बस उसको उस तरह से ढाल के इसको, मतलब उस सांचे में ढालना है उसको, ठीक है। आइए जरा, इसमें हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, मान लो, कैसे एंट्री करेंगे, किस साइड में लिखेंगे, टू में, चलो, हाँ ब्रैकेट में आरपी जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि आरपी अकाउंट से बैलेंस आ रहा, क्या लिखेंगे, पेमेंट, समझ गए बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। उसके बाद क्या करेंगे, बाई, व्हाट बाई, नहीं नहीं, पहले करेंगे बाई परचेज, परचेज कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, ये सब कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू भी हो सकता है, सुनो ना, एकदम सिंपल सी बात, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ भी समझा दूंगा इसको। देखो, आप फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो परचेज लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ये तीनों लिखो, या फिर लिख दो टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बात बराबर है। वैसे यहाँ पर आप ये तीनों चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो, या फिर लिखो टू कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, समझ रहे, या तो वो लिखो या तो ये लिखो, बात बराबर, वो भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई परचेज, जो बाई परचेज मतलब परचेज ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये बंद हो गया, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। चलो, अब उसके नीचे क्या बनाएगा, जगह है मेरे पास, हाँ है, कंज्यूमर का लेजर बनाते बेटा, आ जाओ, कंज्यूमर का एकदम ऐसे जैसे मैं बनाया ना वैसे लेजर बनाएंगे, आप दूसरे पेज पे बना लें, हाँ। कंज्यूमेबल्स का लेजर बना लें, चलो आ जाओ,
यहाँ क्या लिखेंगे, कंज्यूमर्स का लेजर है, अकाउंट, मान लो मेडिसिन है हमारा कंज्यूमेबल, तो मेडिसिन अकाउंट, ठीक है। ये, हाँ जो चीज़ रहेगा उसका नाम लिख देना। ये क्या है, ये एसेट है कि लायबिलिटी, ये बताओ मेरे को। एसेट है, ठीक है, सामान पड़ा रहेगा, एसेट है, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा बेटा, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, हाँ, बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े क्या, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, जो परचेज करा हमने, जैसे मान लो ये अगरबत्ती का पैकेट है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये भी अगरबत्ती मान लो है, परचेज करा, क्या हो गया, बढ़ गया। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, और परचेज होगा तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड होना ही होगा उसको। तो ये जो कंज्यूमेबल है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब वहाँ जो परचेज निकला है ना, वो परचेज कहाँ दिखेगा, इसमें डेबिट साइड में, ठीक है। इसके क्या लिखेंगे, टू वॉट, हाँ कोई देख, टू परचेज लिख लो, टू सप्लायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, टू परचेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब क्या बचेगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या होगा, कंजम्पशन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंजम्पशन, ये असली चीज है, जो बैलेंसिंग फिगर आपका बच रहा है यहाँ पर। अब समझ रहे हैं आप, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो, ये बेसिकली असली चीज है, ये ये करके दिखाओ तुम, चलो हो गया। आप इसका स्टेटमेंट भी बना सकते हैं बेटा, इसका स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, आप इसका स्टेटमेंट भी बनाएंगे, देखिए ज़रा, ये लिख रहे हैं आप, हाँ। अब इसका स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, चलिए। स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तो इसको क्या नाम देंगे, स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन। सवाल की जो शुरुआत होगी ना आपकी, वो बड़े वाले सवाल की इसी से शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम है जो बेस्ट प्रॉब्लम है कंजम्पशन कंज्यूमेबल्स को समझने के लिए, वही सवाल मैं कराऊंगा आपको, स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन। हाँ हाँ, क्या करेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, या फिर कंज्यूमेबल्स बोल रहे हैं ना, बार बार वर्ड एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके लिख रहे हैं, कंज्यूमेबल्स, ताकि आपको आइडिया रहे कि यही चीज़ है। ऐड क्या करेंगे, परचेज, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, जो बचेगा वो क्या दिखेगा, कंजम्पशन। चलिए ये लिख लें आप जल्दी से, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हाँ जी जी एग्जैक्टली वही दिखाएंगे, ठीक है। आइए, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, बोलो, चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं बना सकते हो, स्टेटमेंट बना लो, फटाक से काम हो जाएगा। जो मैं क्या बोल रहा हूँ सब सिखा दिया, जो आपने करना कर लो, ठीक है। आ जाओ, हो गया, आगे बढ़े। अभी देखो कौन सा आइटम कहाँ जाना है, मैं इसके बगल में ही लिख रहा हूँ सब। सप्लायर में आ जाओ, ये कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा साइड, लायबिलिटी,
साइड, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ से आया होगा? सर ये आया होगा पता है कहाँ? आरपी अकाउंट, आरपी अकाउंट में जाएगा या फिर आएगा, जैसा सिचुएशन रहे। इसको कहाँ जाना है? इसको जाना स्टेटमेंट में। हाँ, स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन या फिर लेजर में जा सकता है। मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, फॉर कंजम्पशन। सही है बेटा, आगे बढ़े। ओके। हाँ बस बस बस, कुछ कुछ मिनट और। आ जाइए। उसके बाद ये जो कंजम्पशन वाला है कंज्यूमबल्स, ये इसमें आइटम्स कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या वो बोलो? देखो, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ जाएगा? क्या बात है, सही पकड़े हैं एकदम। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ पर? एसेट साइड, एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ जाएगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। एकदम क्लियर है।